हेलो मैम, कैसे हो आप? वार्म मैं बस वेलकम। ठीक हूँ। हम्म। हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है प्रदूषण से, तो अच्छा। पता नहीं, मुझे थोड़ी-सी कम होती है, हो सकता है थोड़ी आदत पड़ गई है। लेकिन ये भी बहुत दुखद है जो कल लोग मर गए, हम्म। बहुत मतलब दिल्ली ब्लास्ट में रेड फोर्ट के सामने। हाँ, हम्म। बहुत ही दुखद है। और जो उनकी बातों से मैंने जो उनके इंटरव्यू देखे कि वहाँ हम्म। उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं था, उनकी हम्म। वो जो बॉडीज़ थी उनको भी घर हम्म। पहुँचाने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं था, उन्हीं को कह हम्म। दिया गया अब आप ले जाइए जल्दी-जल्दी। वो मुझे हम्म। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ? अच्छा। हुँ। और तो प्रदूषण से और आतंकवाद से कैसे निजात मिलेगी हमारे को, और कब मिलेगी? वो तो मुझे नहीं पता है। सो मैम, हम हरियाणा से आते हैं। जी। और हरियाणा में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप किसी भी गांव में जाओ, आपको आईएनए के पुराने वेटरन सोल्जर्स मिलते थे पहले। हाँ, अब तो कम मिलते हैं, पहले हाँ, बहुत पहले मिलते थे। आज़ाद हिंद फौज के। वो जब भी मैं हाँ। किसी मीटिंग में जाती थी, हाँ। तो वो अपनी टोपियाँ पहन के आते थे हाँ। और जैसे ही मैं आती थी तो जय हिंद बहुत जोश के साथ करते थे। लेकिन हाँ। अब नेचुरली अब ज़्यादातर हाँ। 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 ख़त्म हो गए हैं, हाँ, मतलब तो अब कम हो गए, लेकिन उनके परिवार के लोग हैं, उनके हम्म। अंदर आईएनए की यादें ज़िंदा हैं कम से कम। हाँ। तो मैम, जितन वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेज भी है बॉस का, और मतलब हर घर में आपको तस्वीर मिलेगी उनकी। और हमारे घर में भी मतलब चेंज होती रहती है, तस्वीर आती रहती है, क्योंकि आप किसी भी प्रोग्राम में जाओ, आपको बॉस की फोटो वो देते ही देते हैं। और कई लोग होते जो पुराने वाले थे, वो तो सुभाष बोलते थे उनको। सुभाष ही बोलते हैं। हाँ। हुँ। तो मैम, आपका भी पूरा का पूरा परिवार वहाँ से जुड़ा हुआ, आपकी मदर कैप्टन लक्ष्मी सहगल और आपके फादर जी। प्रेम सहगल, कर्नल। देखिए, हुँ। एक तो चूँकि सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के पहले ही हुँ। हम लोगों से मतलब देश अलग हो गए दुनिया से, हुँ। तो एक तो जब कोई बड़ा नेता सत्ता हुँ। में नहीं पहुँचता है, तो हुँ। उसके प्रति और एक बड़ी लड़ाई में शामिल होकर के शहीद भी हो जाता है, हुँ। तो चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, हुँ। मैं समझती हूँ हमारे देश में हुँ। हुँ। तमाम पीढ़ियों में, हुँ। तमाम देश के इलाकों में अगर 2 लोग हैं, हुँ। जिनके प्रति सबसे ज़्यादा आदर और सम्मान है, हुँ। 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 हमारे देश में, मेरा ये मानना है, हुँ। तो हुँ। भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस हैं। हाँ। एक तो उन्होंने लड़ाई अच्छा, जबकि लोग कहते हैं अहिंसावादी हैं, हुँ। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। हुँ। जो उन्होंने लड़ करके हुँ। अंग्रेज़ों से लोहा लेकर के हुँ। शहीद हो गए, हुँ। ये चीज़ हमारे देश के लोगों के अंदर आज भी हुँ। उनके आदर और सम्मान का कारण बना हुआ है, जैसा कि मुझे हुँ। लगता है। मैम, आपकी मदर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई फिर आईएनए से? देखिए, मेरी माँ तो डॉक्टर थीं, हुँ। वो मद्रास मेडिकल कॉलेज, वो दक्षिण भारत की हैं, केरला हुँ। की हैं, और लेकिन मद्रास में उनका पालन-पोषण हुआ। हुँ। तो वो मेडिकल कॉलेज की मतलब बहुत कम महिला ग्रेजुएट्स थीं उस समय, वो हुँ। मेरे ख़्याल से 1940 में हुँ। वो डॉक्टर बनी वहाँ। हुँ। और वो द्वितीय महायुद्ध चल रहा था, तो वो हुँ। उनकी माँ भी कांग्रेस की काफ़ी बड़ी नेता थीं। केरला में? नहीं, तमिलनाडु में, ओके, मद्रास में, जी। सॉरी, हाँ, तमिलनाडु। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुँ। भी सदस्य थी मेरी नानी। हुँ। और उनका घर एक कांग्रेस का एक अड्डा था। हुँ। हुँ। लेकिन मेरी माँ को नहीं लगता था कि कांग्रेस के तौर तरीकों से आज़ादी मिलने वाली है। हुँ। हुँ। तो वो भी आज़ादी के प्रति बहुत हुँ। मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी। हुँ। तो जब भगत सिंह का मुकदमा शुरू हुआ, हुँ। तो उनके लिए चंदा इकट्ठा किया गया था। तो हुँ। मद्रास जैसी जगह में मेरी माँ ने और लोगों के साथ मिलकर के 30,000 रुपए का चंदा क्या बात किया था और है! भेजा था। और जिस दिन वो मरे, हुँ। जब मरने की खबर आई हुँ। और बंदी की हुँ। बात हर जगह होने लगी, तो हुँ। मद्रास में जो बंदी हुई, हुँ। तो मेरी माँ भी उस जुलूस में थी और हुँ। तमाम लोगों के साथ हुँ। मद्रास भी बंद हुआ। हुँ। तो उनका रुझान पहले से ही कुछ ज़्यादा हुँ। जुझारू हुँ। तौर तरीकों के साथ था। हुँ। और यही नहीं, हमारे परिवार की बहुत मित्रता थी सरोजिनी नायडू के परिवार के साथ। ओह! तो हुँ। सरोजिनी नायडू की एक बहन थी सुहासिनी, अच्छा। वो भारत की पहली महिला कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थीं। ओके। तो 38 के आसपास कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ गैर कानूनी थी भारत हुँ। में। हुँ। तो वो मेरे घर मद्रास में, यानी मेरी माँ के घर में आईं हुँ। और रहीं काफ़ी दिन। अच्छा, अच्छा। तो मेरी माँ के साथ उन्होंने कमरा हुँ। शेयर किया और वो हुँ। मेरी माँ को अ, हुँ।
रूसी क्रांति और जर्मनी में क्या हो रहा है और इन तमाम चीज़ों के बारे में बहुत कुछ बताती थी। और मेरी माँ काफ़ी प्रो लेफ्ट या प्रो कम्युनिस्ट भी उनके साथ में हो गई। और उन्होंने वो बहुत अच्छा गाती थी, अच्छा, तो उन्होंने मेरी माँ को इंटरनेशनल भी गाना सिखाया। अच्छा, और वो पुलिस वाले बाहर खड़े होते थे अच्छा। इनकी वजह से। तो ये लोग दोनों जाके छज्जे पे खड़े होकर के इंटरनेशनल गाते थे और पता नहीं क्या क्या गा गा के उनको और परेशान करते थे। तो उनके अंदर ये प्रो लेफ्ट प्रो जुझारूपना पहले से ही था और वो निडर किस्म की महिला थी। तो जब वो डॉक्टर बन गई तो द्वितीय महायुद्ध तो शुरू हो गया था, तो अंग्रेज सारे डॉक्टर्स को अपने हॉस्पिटल्स में, अपने देश के बाहर के हॉस्पिटल्स में भी अपने घायल मतलब सैनिकों के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो उनके लिए बिल्कुल काम नहीं करना चाहती थी। और उनकी दोस्ती भी एक अपने से सीनियर एक डॉक्टर के साथ थी जो सिंगापुर चले गए थे। ओके। तो वो भी निकलना चाहती थी। तो सिंगापुर में उनके एक मामा के लड़के और उनकी वाइफ जिनसे उनकी बहुत दोस्ती थी वो भी थे। तो वो उनकी माँ बाहर गई मेरी मौसी को लेकर के। तो उन्होंने मौका देख करके ये मद्रास से सिंगापुर चली गई। अच्छा। तो सिंगापुर में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की और वो वहाँ पर भारतीय नस्ल ज़्यादातर केरला और तमिल मूल के बहुत मजदूर जो बगान में काम करते थे या छोटी दुकानों में काम करते थे या छोटे कर्मचारियों के रूप में काम करते थे, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ मौजूद थे सिंगापुर में, मलेशिया में और उस एरिया में। तो वो उनकी डॉक्टर बन गई। ओके। तब से वो मतलब फीस भी उनको ज़्यादा कोई उसमें वो नहीं था, तो वो गरीबों की डॉक्टर उस समय से ही बन गई और बहुत जनप्रिय थी, बहुत बड़ी प्रैक्टिस थी उनकी। और वहाँ पर सिंगापुर में भारतीय मूल के कुछ मध्यम वर्गीय वकील वगैरह भी थे जो कांग्रेस के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, वहाँ उसका समर्थन करते थे। तो चूंकि मेरी नानी, मैंने बताया, कांग्रेस की बड़ी लीडर थी, तो मेरी माँ को भी वो लोग जानते थे, उनके साथ उनका उठना बैठना मिलना जुलना था। और फिर जब ये आईएनए शुरू हुआ, मतलब नेताजी के आने से पहले। जब आईएनए शुरू हुआ और मोहन सिंह जी उसके लीडर थे, तो मेरे जो पिताजी थे प्रेम सहगल, वो ब्रिटिश फौज में थे, लेकिन वो भी घनघोर ब्रिटिश विरोधी थे। और जब बचपन में वो लाहौर में थे, उन्होंने वो जो भगत सिंह का संगठन था, हिंदुस्तानी नौजवान समाज, रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी वो जो थी, उसके वो सदस्य बने। और वो बताते हैं कि वो जो उनकी परीक्षा ली जाती थी कि वो उंगली रखें मोमबत्ती की लौ में, वो सब किया। और वो कुरियर का काम करते थे। तो मेरे दादा जो थे वो लाहौर के बड़े वकील थे, तो उनको शायद अंग्रेज के किसी जज ने बुलाया और कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लड़के पर पुलिस की नज़र है अब, तो वो बहुत होनहार है, तो उससे कहो कि पहले पढ़ ले, उसके बाद हमसे लड़े, जितना मर्जी लड़े। तो मेरे दादा ने फिर मेरे पिताजी से बात की और कहा कि भाई देखो, ऐसा है, मैं तुमको रोकना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी तुम अगर अब बंद हो गए या कुछ हो गए तो कुछ कर नहीं पाओगे, तुम पढ़ लो, उसके बाद तुमको जो करना है तुम करना। तो फिर वो थोड़ा सा अलग हो गए। फिर उसके बाद तो भगत सिंह की फांसी भी हो गई। और मेरे बाप भी जब एक तरह से अंग्रेज विरोधी तो थे ही, लेकिन उनको नहीं लगता था कि बिना सेना के और बिना पुलिस की मदद के आप अंग्रेजों को हटा सकोगे। मतलब कोई ना कोई हथियारबंद ताकत आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अंग्रेजों का मुकाबला कर सकोगे। और शायद इसीलिए उन्होंने फिर फौज को ज्वाइन किया और उनको मौका भी मिल गया, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने जापानियों के सामने आत्मसमर्पण किया और सिंगापुर में सारे जो बंदी बनाए गए थे हिंदुस्तानी फौज के, वहाँ बैठे थे, और अंग्रेज़ अफसर अधिकारी उनके आए, उन्होंने कहा कि अब हम लोग आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तो हमारा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो गया है और हम तुमको जापानियों को सौंप करके जा रहे हैं। और वो फिर प्रिजनर ऑफ वॉर बन करके वहाँ से चले गए।
तो वहाँ पर जापानियों की तरफ से एक संगठन बना था जो भारतीय सैनिकों को एक फौज में भर्ती करके अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ लड़ना चाहता था। और उन्होंने ये कहा कि ये आपकी मुक्ति की सेना होगी और हम आपके देश की मुक्ति में मदद करेंगे। अब लोग कहते हैं कि वो मक्कारी कर रहे थे, वो खुद भारत पे कब्जा करना, जो भी रहा हो, इस पर तो अब बहस करना बेकार है। लेकिन उन्होंने ये बात रखी उन सैनिकों के सामने और फिर उन्होंने मोहन सिंह जी को खड़ा किया। वो मोहन सिंह जी से ऑलरेडी उनका कांटेक्ट था और वो तैयार हो चुके थे कि वो इस सेना का यहाँ पर नेतृत्व करेंगे और जापानियों के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। तो वो उनको उसका नेतृत्व सौंपा गया। तो उन्होंने बहुत जोशीला भाषण वहाँ पर दिया और कहा कि जो लोग भारत की आज़ादी के लिए लड़ना चाहते हो मेरे साथ आओ। तो मेरे पिताजी जो थे वो करीब करीब जो पहला ग्रुप था तैयार होने के लिए उसमें थे। और चूंकि वो पंजाबी थे और बहुत ही मिलनसार और उस तरह के, तो जो बड़े अधिकारी थे भारतीय फौज के, अंग्रेजों के भारतीय के फौज में जो भारतीय अधिकारी थे वो ज्यादातर पंजाब के थे। मुस्लिम्स थे और उनका और मेरे पिताजी के साथ बहुत ही बढ़िया संबंध था। तो उनमें से कईयों को बातचीत करके, जिसमें जनरल शाहनवाज प्रमुख थे, उनको भी तैयार किया गया कि वो भी इसको ज्वाइन करें। तो मेरे पिताजी चूंकि सबसे पहले ज्वाइन करने वालों में से थे, तो उनको एक जीप दे दी गई क्योंकि जो घायल भारतीय सैनिक थे उनके लिए दवा, उनके लिए बैंडेज, उनके लिए इन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम करना था। तो उनके साथ एक मद्रास मेडिकल कॉलेज का ही पास्ट आउट डॉक्टर बैठ गया। और उसने बताया कि मेरी क्लास फेलो यहाँ पर डॉक्टर है और मैं जानता हूँ उसमें अंदर जो खूबियाँ हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ इतना ही पूछेंगे कि एक भारतीय महिला डॉक्टरनी कहाँ मिलेगी, तो लोग बता देंगे कहाँ मिलेगी। तो उन्होंने जब पता किया तो जापानियों ने मेरी माँ और उनके जो दूसरे वो दोस्त थे उनको लगा दिया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। लेकिन जो उनके घायल लोग थे और सबको वहाँ ट्रीट करने के लिए, तो उनके पास काफ़ी सुविधाएं भी थी। तो मेरे पिताजी और वो उनके मित्र वहाँ पहुँचे अपनी जीप में और वो मिले और मेरी माँ बहुत एक्साइटेड थी। उनको कुछ पता चल गया था कि ये आईएनए बन रही है और ये है वो, बिल्कुल। और कहले हाँ बिल्कुल आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए और सब लोगों को भी ज्वाइन करना चाहिए। और फिर उन्होंने चुराना शुरू किया उस सरकारी अस्पताल से दवाइयाँ और बैंडेज और फल, ये सारी चीजें, और इनको सब देना शुरू किया। तो हर दूसरे तीसरे दिन ये लोग आते थे और वहां से सामान ले जाते थे अपने घायल सैनिकों के लिए और बीमार सैनिकों के लिए। तो ये मेरी माँ की इस तरह की चोरी की आदत पुरानी थी। जब वो मद्रास मेडिकल कॉलेज में सरकारी अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही थी, तो मेरी नानी जब इधर उधर घर में चली जाती थी तो वो जो कुछ होता था घर के अंदर सब एक चादर में लपेट करके चली जाती थी और वहाँ अस्पताल में मरीजों को बांटती थी। तो ये उनकी, जैसे मैंने कहा, पुरानी आदत, तो ये उन्होंने जारी रखा। और वो बहुत इंटरेस्टेड थी कि ये आईएनए कैसे बन रहा है और क्या होगा। उसके बाद फिर आईएनए के इतिहास में एक बहुत बड़ा ठहराव आया क्योंकि मोहन सिंह जी और जापानियों के बीच में जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। वो जापानियों को प्रभावित नहीं कर पाए कि वो दरअसल इसको एक स्वतंत्र सेना के रूप में देखें, पूरी मदद करें वगैरह वगैरह। उसमें कई अड़चने आई तो उन्होंने फिर उसको छोड़ देना ठीक समझा। उनको लगा कि हम इन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। तब तक एक चीज़ और हुई थी कि एक पुराने क्रांतिकारी थे रासबिहारी बोस, जिनका कोई संबंध नहीं था बोस परिवार से। वो बहुत पहले किसी वाइसरॉय पे उन्होंने बम चलाया था और फिर यहाँ से भाग गए थे जापान। तो कई कई सालों से वो जापान में थे। तो उनको जापानी लेकर के आए इस आईएनए के साथ संपर्क करने के लिए। तो जब वो आए तो फिर उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन वो तो बिल्कुल फौज और ये भारत, इस सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे।
तो उनकी राय थी और भी लोगों की राय थी, और अब मैंने सुना है कि मोहन सिंह जी की भी राय थी कि सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में है और वहाँ उनका कोई काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो किसी तरह से उनको यहाँ ले आइए और इसका नेतृत्व उनको वो करें। हाँ, तो फिर जापानियों ने, जो उनका एम्बेसडर था वहाँ, उन्होंने बात की, और उस समय जो युद्ध था वो सबसे ज़्यादा तीव्रता जो समंदर था उसमें उसकी सबसे ज़्यादा तीव्रता थी। मतलब जर्मन सबमरीन्स को अटैक करना, ये सब ब्रिटिश नेवी की तरफ से हो रहा था। उस माहौल में सुभाष चंद्र बोस अपने सेक्रेटरी आबिद हसन, जिन्होंने जय हिंद का नारा उसको तैयार किया, उस पे भी बात करेंगे। वो ये हुआ कैसे था जय हिंद का नारा? उन्होंने जब वो बैठे थे सबमरीन में तो 3 महीने लगे उनको आने में। तो कई बहुत अच्छी, मतलब दिलचस्प घटनाएं घटी। एक तो ये कि सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल जापानियों के साथ एक समानता के आधार पे ही व्यवहार करने की पूरी तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आबिद, जब वो लोग टोस्ट करते हैं तो कम पाई कहते हैं, उनका टोस्ट होता है, तो हमारा भी कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने 1-2 चीज़ें सोची, क्योंकि वो अच्छे कवि भी थे। आबिद हसन, ये जो गाने थे आईएनए के, जिसमें जनगण मन को भी थोड़ा सा चेंज करके किया, वो ज़्यादातर उनकी पंक्तियां तैयार की थी आबिद हसन ने। तो उन्होंने फिर ये आज़ाद जय हिंद का नारा तैयार किया, जो आज भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा जनप्रिय है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं कि इसको तैयार करने वाले कौन थे। तो ये एक चीज़ हुई। और दूसरा जो जिस बात को मुझे बहुत प्रभावित किया है कि उसी समय सुभाष जी के दिमाग में था कि वो एक महिलाओं की लड़ने वाली टुकड़ी भी तैयार करेंगे। उस समय सबमरीन के अंदर उनको यही नहीं पता था मरेंगे जिएंगे पहुंचेंगे क्या होगा, लेकिन उनके दिमाग में था। तो उनकी एक आदत थी, वो एक भाषण को तैयार करते थे और आबिद जी उसको टाइप करते थे, और फिर वो उसको 2-3 बार देख करके उसको फाड़ के फेंक देते थे, और वो बिल्कुल उनको याद होता था। तो वो बिना किसी कागज के आज के नेताओं से बिल्कुल अलग वो बोलते थे। तो उन्होंने एक भाषण वहीं तैयार किया कि आज़ाद हिंद फौज की महिलाओं की रेजिमेंट जब तैयार हो जाएगी तो उसके स्थापना दिवस पर मैं क्या भाषण दूंगा। आप जरा सोचिए, अभी वो वहां पहुंचे नहीं है, आज़ाद हिंद फौज के नेता बने नहीं है, महिलाओं की टुकड़ी का कहीं कोई किसी को कल्पना भी नहीं है, लेकिन उसके स्थापना दिवस के भाषण को उन्होंने तैयार कर दिया और याद भी कर लिया। इसका मतलब है कि उनका जो महिलाओं की समानता के प्रति जो भावना थी वो तमाम नेताओं की तरह बिल्कुल सतही नहीं थी, बल्कि इन डेप्थ बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनके ऊपर हावी थी वो भावना। तो ये तो कुछ बातें हैं। तो जब वो सबमरीन फिर फाइनली पहुंची, जापानियों ने उसको फिर उनको ले जा करके टोक्यो में, वो वहाँ जो जनरल थे तो जो उनसे मिले, बातचीत हुई, तो फिर वो वहाँ से प्लेन से सिंगापुर आए। तो जब वो सिंगापुर पहुँचे तो एक तरफ तो जो आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे जिन्होंने ज्वाइन किया था, शाहनवाज और एक मेजर जनरल कियानी थे, वो जो सीनियर मोस्ट थे, वो सब वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर उन्होंने दिया उनको। लेकिन सिविलियंस की तरफ से ये जो कांग्रेस के समर्थक वहाँ थे और मेरी माँ, वो भी वहाँ पहुँचे। अच्छा। जब उनका हवाई जहाज लैंड किया तो उन्होंने मेरी माँ की मुलाकात करवाई कि ये वो अमू स्वामीनाथन जी की बेटी हैं। उन्होंने कहा अच्छा, बहुत खुश हुए। बताइए यहाँ डॉक्टर हैं। खैर वो हो गया। उसके बाद उन्होंने जा कर के आज़ाद हिंद फौज के तमाम लोगों को वो भाषण दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और एक नया जोश, क्योंकि काफ़ी वो लोग जिसको निराश हो गए थे। मोहन सिंह जी को हटे काफ़ी महीने हो गए थे, सुना था कि सुभाष जी आ रहे हैं, आएंगे नहीं आएंगे, उनको कुछ पता भी है इसके बारे में कैसे। तो कमाल की बात यह कि उन्होंने मिलिट्री हिस्ट्री का बहुत गहन अध्ययन किया। क्योंकि आप इसको ध्यान में रखिए कि जो आज़ाद हिंद फौज के भारतीय अधिकारी थे वो कोई ऐरे गैरे नत्थु खैरे नहीं थे। वो सैंडहर्स्ट के पढ़े
IMA के पढ़े, प्रॉपरली ट्रेंड, और अंग्रेज उनको अपने सबसे अच्छे अफसर मानते थे। मतलब आप सोचिए, महायुद्ध खत्म होने के बाद मेरे पिताजी के जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने मेरे पिताजी का नाम मिलिट्री क्रॉस के लिए रिकमेंड किया। तो उनके लोगों ने कहा लेकिन ये तो गद्दार है, ये तो कहने लगे वो बात की बात है, जब तक वो था वो बहुत बढ़िया अफसर था। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मेरे पिताजी तो जूनियर थे, इनसे भी सीनियर लोग, उनके प्रति अंग्रेजों की भी बहुत ज्यादा इज्जत थी कि ये आला दर्जे के अधिकारी हैं। और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जो एक सिविलियन था, उसको अपना मिलिट्री कमांडर के रूप में पूरी तरह से मतलब स्वीकार किया और उनके लिए मरने के लिए तैयार थे। और यहाँ तक कि जो जनरल कियानी थे, खैर वो सब हिंदुस्तान में रहना चाहते थे विभाजन के बाद, लेकिन उनसे कहा गया नहीं आप वहाँ जाइए, क्या फर्क पड़ता, आना जाना तो बना रहेगा। तो खैर कियानी जो थे और कई और, उनको पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज में भर्ती कर लिया गया। तो कियानी जी का बड़ा डिस्टिंग्विश्ड करियर था वहाँ, वो बहुत जनरल सब बन गए। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। आप सोचिए, पाकिस्तान की फौज का अधिकारी पाकिस्तान में अपनी आत्मकथा लिख रहा है, जिसमें वो करीब करीब हर चौथे पन्ने पर केवल और केवल सुभाष चंद्र बोस की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि वही मेरा नेता है, उस वक्त था और मेरे मरते दम तक वही मेरा नेता रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये उनके चरित्र के बारे में कुछ बातें हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि उन्होंने कितना अध्ययन किया और कितने वो परिपक्व तरीके से एक फौज के मुखिया बनने के लिए तैयार हुए थे। तो खैर वो मेरी माँ से मिले और फिर 1-2 दिन के बाद उन्होंने वो उन लोगों को बुला करके जो वहाँ सिंगापुर में थे और दूसरे लोगों से कहा कि भाई मैं तो एक रेजिमेंट महिलाओं की टुकड़ी बनाऊंगा। तो वो सब कहने लगे तो हो ही नहीं सकता। जापानियों ने कह दिया हम लोग तो, जापानी बहुत ही ज्यादा पुरुष प्रधानता के शिकार लोग हैं, हमारे जैसे ही, हमसे भी शायद ज्यादा कुछ मामलों में। खैर हम लोग कभी कभी मक्कारी में छुपा देते, वो छुपाते नहीं थे। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम इसमें कोई मदद नहीं करें। उन्होंने कहा मत करिए, मैं इसके लिए भारत के जो मूल के यहाँ लोग हैं उनसे मैं पैसा इकट्ठा करूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको जो करना करिए। उन्होंने जब इन लोगों से बात की, उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ तो सब गरीब लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, कहाँ आप। उन्होंने कहा मुझे एक महिला दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं हाँ। तो उन्होंने कहा वो जो आई थी डॉक्टर, उनकी बेटी, आप उनको अभी बुलाइए। तो रात को ही मेरी माँ को उन्होंने बुलाया और बताया। तो मेरी माँ तो एकदम चाहती थी कि उनको कुछ मौका मिले, कहने मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा आप कब से, कहने मैं कल सुबह आ जाऊंगी। तो कहने और आपका जो वो मतलब है प्रैक्टिस, कहने मैं उसमें ताला लगा दूंगी। और वो उसमें उन्होंने ताला लगा दिया। वो जो उनके मित्र थे उनसे भी उनका मतलब एक तरह से फेयरवेल हो गया और वो दूसरे दिन से ही उनका ऑफिस तैयार हो गया। फिर वो नेताजी के साथ मलेशिया और बर्मा और थाईलैंड में जो भारतीय मूल के परिवार थे उनके बीच में महिलाओं को भर्ती करने के लिए उन्होंने भाषण दिए और मीटिंगें की। तो मैं उसके बारे में अब इतना ही बताना चाहती हूँ क्योंकि फिर तो कि लोग समझते हैं कि लड़ने वाली महिलाओं का मतलब आपके स्टेट की या वहाँ पर जो भारतीय मूल के लोग थे वो मलयाली और तमिल मूल के थे, यानी और गरीब, एकदम गरीब और दुबले पतले, लेकिन उन्होंने पूरी वो ट्रेनिंग ली जो कि पुरुष लेते थे। उतना ही भार उठाया और उठा के दौड़ी, वही राइफल लेकर के दौड़ी जो पुरुष की ट्रेनिंग में इस्तेमाल होता था। तो ये जो हमारे अंदर सोच है ये बिल्कुल गलत है कि कुछ लोग बहुत पहलवान टाइप के हैं, वही मार्शल रेस है, लड़ने वाले लोग हैं, बाकी लोग नहीं। ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। दूसरी बात जो बहुत ही ज्यादा मतलब हिला देने वाली है कि जो, क्योंकि हजारों महिलाएं आगे आई, घर से भी दौड़ के भाग के आई कि हम भर्ती होना चाहते हैं, उसमें से कुल 1500 को लिया, फिर 1200 को ट्रेन किया।
1200 भी बहुत होता है। इन लोगों ने कभी भारत को देखा नहीं था। इनके तो 3 पीढ़ी पहले या 4 पीढ़ी पहले के लोग आए थे यहाँ मजदूर बन करके। तो सिर्फ उन्होंने भारत के बारे में सुना था, कभी देखा नहीं था, कभी वहां रहे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर भारती होने का एक, जिसको कहना चाहिए भावना, और भारत की आजादी के प्रति एक जोश ये था। और साथ साथ ये कि जो उनके बहुत ही नियंत्रित जीवन एक भारतीय लड़की का होता है, हिंदू लड़की का होता है, उससे निकलने का भी एक ये बहुत बड़ा मौका था। तो ये चीजें बहुत प्रेरणादायक है, मैं सोचती हूँ। मैम, जब आपके फादर भी वहीं थे और आपके मदर भी वहीं थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ये भी कहा था बुला के कि अब आप दोनों शादी कर सकते हो। नहीं, ये सब नहीं हुआ था। हुआ ये था कि मेरे पिताजी जो थे वो उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे। तो जापानियों के साथ डील करना, सारी वो चीज़ों को देखना। लेकिन जब उनका हेडक्वार्टर बर्मा में आया, मेरी माँ भी आई, मेरे पिताजी भी आए, तो पिताजी ने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं अब लड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो एक रेजिमेंट के साथ वहाँ से मूव कर गए ये इम्फाल के बॉर्डर की तरफ, इम्फाल की तरफ, और वहाँ लड़े भी। एक जो जीत मानी जाती है आईएनए की बर्मा के अंदर, उसके भी वो मतलब सैनिक नेता थे। और एक दूसरे थे महबूब अहमद, वो बन गए उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी। तो शाम को मेरी माँ के साथ काफ़ी बातचीत नेताजी की होती थी, और उन्होंने मेरी माँ को अपनी शादी और अपनी बेटी के बारे में बताया। और किसी को नहीं पता था कि नेताजी ने जर्मनी में शादी की है एक ऑस्ट्रियन महिला के साथ, और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम अनीता रखा गया है, जिसको केवल 3 महीने की उम्र में 4-5 दिन के लिए नेताजी ने देखा। तो उन्होंने बताया मेरी शादी एमिली से हो गई है, मेरा बिल्कुल कोई कांटेक्ट अब नहीं हो पा रहा है, मेरी एक बेटी भी है, और मैंने इसका जिक्र भी किसी से नहीं किया है, बताया नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी उस तरह की बातचीत का माहौल है, समय भी है। और उन्होंने मेरी माँ से कहा कि मैंने एमिली से कहा है कि अगर मैं ज़िंदा लौट के आता हूँ तब तो मैं तुमको भारत ले जाऊँगा, लेकिन अगर मैं नहीं आता हूँ तो तुम कभी भारत मत जाना, क्योंकि मेरे लोग, मेरे समाज के लोग विधवाओं के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, तुम कभी मत जाना। आप सोचिए। तब उन्होंने मेरी माँ से कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारा और सहगल के बीच में भी कुछ संबंध है, और ये हो, और तुम लोग क्या शादी करने की सोच रहे हो। तो मेरी माँ ने कहा कि अभी तो उसकी बात तो बहुत दूर की बात है, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं जिनको मैंने ठीक करना है, इनकी भी हैं, पता नहीं यहाँ से हम लोग जाएंगे भी, पहुँचेंगे, क्या स्थितियाँ होंगी। तो बाद में जब कभी घर पहुँचेंगे, अगर पहुँचे, तब उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। ये बात हुई। वो भारत कभी नहीं आई ना उसके बाद, एमिली सेंगर? नहीं आई, बेटी आई थी। बेटी कई बार आई है। अच्छा, वो नहीं आई। तो मैम, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई फिर? इसके अलावा आईएनए ट्रायल्स भी हुए थे। आईएनए ट्रायल्स तो बहुत ही जबरदस्त, मतलब अब तो ज्यादातर जो गंभीर इतिहास के अध्ययन करने वाले लोग हैं, अब वो भी मानने लगे हैं कि आईएनए ट्रायल ने जो देश के अंदर माहौल पैदा किया अंग्रेजों के खिलाफ, और जो उन्होंने भारतीय सेना के अंदर एक मतलब मानसिक विभाजन पैदा किया, उसने ही मजबूर किया अंग्रेजों को सोचने के लिए कि अब हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। देखिए, अंग्रेजों ने कई लोगों को फांसी दी, कई भगत सिंह जैसे लोगों को भी फांसी दी। इसके पहले 1857 के बाद तो बड़े पैमाने पे दी। कभी किसी की फांसी भारत की जनता ने रोकी नहीं थी। ये पहला मौका था जब जनता के अंदर इतना आक्रोश था, जो सड़कों पर दिखाई दे रहा था। पोस्टर लगे थे कि अगर इनको कुछ हुआ तो एक भी अंग्रेज बचेगा नहीं जिंदा, ये पोस्टर लगे थे। तो अंग्रेजों के समझ में आ गया कि इनको हम फांसी भी नहीं दे सकते हैं। जो जनरल था उनका कमांडर इन चीफ ऑकिनलेक, उसने चिट्ठी लिखी है कि हमारी सेना के अंदर भी आईएनए के प्रति बहुत हमदर्दी है, वो लोग भी चंदा कर रहे हैं इस ट्रायल के लिए। तो फांसी तो नहीं दे सकते। फिर ये हुआ कि उनको काला पानी भी
नहीं दे सकते हैं, और फिर ये हुआ कि अब इनको छोड़ना ही पड़ेगा, तो उनको छोड़ दिया। तो लोगों का मानना है कि इस वो समय था जब अंग्रेजों के समझ में आया कि अब इस भारत में अपने साम्राज्य को संभालने के लिए हम अपनी सेना पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। और उन्होंने फिर वहीं से ये तैयारी हुई कि अब हमको यहाँ से जाना है। तो अब बहुत से लोग मानने लगे हैं कि आज़ाद हिंद फौज के ट्रायल से जो पूरे देश में माहौल बना, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि हमको फिर 2 साल के अंदर ही आज़ादी, 1.5 साल, उसके 1.5 साल के ट्रायल ख़त्म हुआ है 4 जनवरी 46 में। तो आप समझ सकते हैं 1.5 साल के बाद तो हो ही गया। आज़ादी मिल गई। तो ये एक बात है। और आपके हरियाणा में जो आज़ाद हिंद फौज की याद ताज़ा है, उसका कारण केवल आज़ाद हिंद फौज के सैनिक नहीं हैं। हरियाणा के गांव से हजारों लोग रोज बैलगाड़ियों में आते थे, दिन भर लाल किले के सामने रुकते थे कि क्या फैसला होने वाला है। उनको बताया जाता था कल फिर चलेगा, चले जाते थे और फिर आते थे। अच्छा। इसकी तस्वीरें हैं, इसकी डॉक्यूमेंट्रीज हैं। और मेरे साथ पार्लियामेंट में बंसीलाल जी थे। अच्छा। तो वो उस समय छोटे थे और उनका गांव शायद भिवानी में ही है। गोलागढ़ भिवानी में। हाँ, तो वो भी अपने घर से 4 बजे सुबह उनकी रोटियां रात की रखी रहती थी, वो लेके रोड पर आते थे और किसी न किसी बैलगाड़ी में बैठ करके लाल किले पर आते थे। दिन भर वहां रहते थे और फिर किसी बैलगाड़ी में जाके अपने गांव में उसी चूल्हे के पास सो जाते थे। उनकी दादी या कोई उनके लिए खाना रख देती थी, वो खा के लेट सो जाते थे और फिर सुबह आप समझ लीजिए उठ के आते थे। ये उन्होंने मुझे बताया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि बैलगाड़ियों की इतनी लंबी लाइन हर सड़क पर लगती थी लाल किले पर आने के लिए कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। और मैं खुद रोज आया हूँ। और मेरे माँ बाप उस समय पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एक ही बार आए जब हम लोग एमपी थे। ये सब लोगों ने जा करके उनके पैर छुए। अच्छा। बंसीलाल जी ने और भी तमाम नेताओं ने, मतलब हम आप जो उस पीढ़ी के लोग हैं उनके अंदर क्या भावना थी इन लोगों के लिए, वो हम लोग बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। अच्छा, आपकी मदर ने फिर राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा ना कलाम मेरी साहब के? माँ। हाँ, आपकी मदर हाँ ने। जी, वो विपक्ष की तरफ से। हाँ। लेकिन पूरा विपक्ष नहीं था, आधा विपक्ष तो कलाम के कैंपेन के साथ अपने आप को जोड़ चुका था, लेकिन लेफ्ट ज्यादातर। और उनको एक बात है कि जितना वोट मिलना चाहिए था उससे ज्यादा वोट मिला। अच्छा। तो इसका मतलब है कि वहाँ के लोगों ने भी, जैसे चंद्रशेखर जी जो थे, उन्होंने तो खुलेआम कह दिया कि मैं कलाम को वोट नहीं दूंगा, मैं कैप्टन लक्ष्मी को वोट दूंगा। अच्छा। जाफर शरीफ साहब ने भी उनको वेलकम किया बेंगलोर में और कहा कि मैं भी इन्हीं को वोट देने वाला हूँ। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। ओके, सो मैम आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई फिर आपकी नहीं, पेंसिल्वेनिया में? ऐसा है ना कि आप बचपन में, मुझे तो लगता है, देखिए मेरे माँ बाप उस तरह से कोई राजनीति में नहीं थे, कोई पद पे नहीं थे। मेरे बाप एक मिल में मैनेजर थे, मेरी माँ एक डॉक्टर थी। तो उनके बारे में मुझे तो बहुत देर में कुछ पता चला कि इनका क्या योगदान है, क्या इनकी एक ज़माने में लोगों के नज़रों में क्या इनकी स्थितियाँ थी। तो बहुत बाद में मुझे पता चला। और खैर लोग आते थे, बात करते थे, आईएनए के लोग आते थे, तो रात भर इन लोगों की गप्पें चलती थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जब आप उसी में पैदा हुए हैं तो आप बहुत उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। हाँ। और फिर चीज़ें बहुत बदल रही थी और हमारे घर में पॉलिटिकल डिस्कशन होता था। हमारे माँ बाप तो दोनों नास्तिक भी थे, घनघोर आरएसएस विरोधी थे, लेकिन कांग्रेस के भी बड़े भारी समर्थक नहीं थे। तो बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन आईएनए के बारे में और उनकी भूमिका के बारे में तो मैंने बहुत बाद में, जब मैंने खुद अध्ययन करना शुरू किया, तब समझना शुरू किया है काफी। मतलब जब मैं कॉलेज तक पहुंच गई थी। ओके, तो जब कानपुर में ईएमएस आए तब आपने, वो तो बाद की बात है, वो और भी बात वो की तो बात है। 1969-70 की बात है। तो जब आप पेंसिल्वेनिया गए तब तो वो वहाँ पे वियतनाम वॉर के खिलाफ नहीं, बड़े तो वो तो हम प्रोटेस्ट और स्टूडेंट मूवमेंट में काफी एक्टिव हो गए थे। वहाँ हमको हम लोगों ने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का
टेक ओवर भी किया था यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का कुछ मुद्दों को लेकर के। स्टूडेंट मूवमेंट में हम काफ़ी एक्टिव हो गए थे और तरह तरह के लोग थे उस मूवमेंट में। तो मेरी दोस्त, मुझे अच्छी लगी बात एक ग्रुप की जो अपने आप को बहुत गंभीर मार्क्सवादी समझते थे। अच्छा। तो बाद में फिर उनके साथ बातचीत करना, कुछ क्लासेस अटेंड करना, तो मुझे भी लगा कि हाँ यही एक सही तरीका है। तो तब तक मेरे ख्याल से 68 आ गया था और 68 मैं 67 से 69 के अप्रैल मई में मैं वहाँ से चली। तो मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे भारत में ही रहना है और किसी न किसी कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करना है। तब 3 थी, मुझे कुछ नहीं पता था इनके बारे में। मैं कभी भारत के किसी कम्युनिस्ट से भी नहीं मिली थी तब तक। अच्छा। तो लेकिन मैंने ये तय किया था कि मैं अब अमेरिका में नहीं पढ़ूंगी। हालांकि मुझे बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिल रहा एमए करने के स्कॉलरशिप्स भी ऑफर हुए थे, लेकिन फिर मैंने तय कर मैं आ गई। तो फिर कानपुर आके मेरे पिताजी एक टेक्सटाइल के मिल के मैनेजर थे, लेकिन चूंकि उनका ये स्वतंत्रता सेनानी का भी एक था पूरी छाप, तो जो ट्रेड यूनियन के नेता थे उनसे उनके संबंध ठीक ठाक थे। तो उन्होंने कहा भाई हम उनमें से जो कम्युनिस्ट हैं उनको चाय पे बुला सकते हैं, तो बात कर लेना उनसे। तो वो लोग चाय पर आए, तो सीपीआई के भी थे, माले का तो कुछ नहीं था तब, और हमारे सीपीआईएम के भी कुछ थे। तो कुछ बातचीत हुई। फिर हमारे कुछ अन्य मित्र थे जो सीपीआईएम ज्वाइन कर चुके थे, तो उनसे कुछ बातचीत हुई। और उस समय सीपीआईएम नया नया बना भी था, तो उसको रीऑर्गेनाइज किया जा रहा था कानपुर में। तो कानपुर में हमारे एक कॉमरेड राम आश्रय थे, जिनको काफ़ी सालों तक जिसको कहते हैं तड़ी पार, आजकल की भाषा में तड़ी पार से जिला कोई बदर और याद आ जाता है। हाँ, जिला बदर कहते थे उस समय। तो वो इरफान साहब के पास भी रहे अंडरग्राउंड। अच्छा, बहुत वहाँ पे अलीगढ़ बहुत दोस्ती थी सब, इक़्तिदार आलम इफ्तिखार सबसे। तो वो फिर सेक्रेटरी चुने गए कानपुर के। तो फिर मैं एक दिन, मुझे याद है बड़ी गर्मी थी, मैं रिक्शे में निकली उनको ढूंढते हुए। तो मैं गई, छोटे से 2 कमरों की जगह में वो रहते थे, बहुत गरीब घर के थे, कॉमरेड राम आश्रय। तो वो बैठे थे वहाँ और उनका एक यूनिफॉर्म था, वो खादी ग्रामोद्योग से आदि आस्तीन का कुर्ता छोटा और वो एक शॉर्ट्स टाइप का उसी का, तो उसी में वो बैठे हुए थे। तो बहुत ही बढ़िया आदमी, बहुत ही ज़हीन, बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही अच्छा व्यवहार कुशल, मतलब घंटों उनसे बात हुई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो तुम बड़े घर की हो, ये वो, तो तुम ये मत सोचो कि तुम दिल्ली जाओ और कोई प्रोफेसर बन जाओ, ये सब तुम ट्रेड यूनियन में काम करना शुरू करो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनके साथ फिर वहाँ काम करना थोड़ा थोड़ा शुरू किया। और मुझे याद है कॉमरेड शिव वर्मा तब लखनऊ में थे, वो सबसे पहली आम सभा में वो हमको लेकर के गए। और वो एक कस्बा होता उसके बाजार में था, एक बैलगाड़ी के ऊपर खड़े होकर के हमको भाषण देना पड़ा। मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं हिंदी में, मेरी और मेरे पैर हिल रहे थे नीचे। तो फिर मैंने सोचा कि इन लोग, कॉमरेड राम आश्रय ने हमेशा मुझसे कहा था जब भी तुम बोलो तो जो लोग सुन रहे हैं उनकी तरफ देख के बोलो, ताकि वो ऊब रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, वो सब तुमको पता चलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनको यही बताऊं कि मैं क्यों कम्युनिस्टों के प्रति मुझे आकर्षण हुआ। मैंने बताया कि मैं अमेरिका गई और अमेरिका में ये देखा वो देखा, तो लोगों की आंखें निकल रही थी। तो ये मेरा पहला भाषण था। उसके बाद तो फिर ट्रेड यूनियन, फिर उस समय कॉमरेड EMS नंबूद्रीपाल जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के ऑल इंडिया। तो वो आए यूपी में, काफ़ी दिन उन्होंने दिया, टाइम समय दिया। वो लोग कितना काम करते थे, ट्रेन से ही चलते थे, कंप्यूटर नहीं था, रोज़ सुबह 2 घंटे लिखते थे, सफ़र करते थे, सब कुछ करते थे, कमाल के लोग थे। 3 दिन आपके घर भी रहे हो? अच्छा, तो फिर जब उनके आने की बात हुई तो आप कॉमरेड राम आश्रय की मुसीबत के पैसा ऐसा था नहीं, कोई भी मिडिल क्लास का आदमी सीपीआई छोड़ करके सीपीआई में नहीं आया था। तो फिर वो हमारे माँ बाप से काफ़ी बातचीत तब तक होती रहती थी, वो लोग भी पसंद करते थे।
तो उन्होंने आके रिक्वेस्ट किया कि क्या वो यहाँ रह सकते हैं। तो उन्होंने बहुत खुशी हो करके, हालांकि मैं आपको बता दूं मेरे माँ बाप उस समय काफ़ी कम्युनिस्ट विरोधी थे, क्योंकि कम्युनिस्टों ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में काफ़ी कुछ कहा। तो वो तो एक बात हो सकती है कि जापानियों का साथ देना आपको ठीक नहीं लगा, लेकिन ये कि वो गद्दार थे, देश प्रेमी नहीं थे, ये सब काफ़ी, तो वो तो थी। लेकिन ईएमएस फ्रीडम फाइटर रहे हैं। ईएमएस का एक वो था, मेरी माँ केरला की, तो उन्होंने बहुत खुशी खुशी कहा कि नहीं बिल्कुल रह सकते। तो 3 दिन वो हमारे घर में रहे। उन्होंने काफ़ी मुझसे बात की और मुझे कन्विंस भी किया कि नहीं पार्टी ज्वाइन कर लो। और फिर कहने लगे ये कोई शादी की तरह थोड़ी ना है, अगर तुम्हें ठीक नहीं लगे तो छोड़ सकती हो। तो फॉर्म मेरा उन्होंने ही साइन किया एक्चुअली, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो खैर तब मैं फिर पार्टी में आ गई और वहाँ हम लोगों ने पहला कार्यक्रम मुझे याद है किया था, ये लेनिन की सेंटिनरी का, और उसमें ये था कि 100 कार्यक्रम होंगे एक दिन में या 24 घंटे में, तो काफ़ी उसमें मेहनत करके वो भी सब हुआ। तो और ट्रेड यूनियन में भी काम करना शुरू किया, तब हम उसी में फिर लग गए। ओके, सो एमपी का कैसे बने फिर आप? एमपी तो बहुत दिन बाद बने। 89 में ना? हाँ, तो हम तो 69-70 में हमने ज्वाइन की पार्टी कानपुर में। उसके बाद मैं 74 में मेरी शादी हो गई और मैं बॉम्बे आ गई, और जिसकी वजह से इमरजेंसी में मैं जेल जाने से बच गई, क्योंकि मेरा वारंट वहाँ कानपुर में ही घूमता रहा। अच्छा। और हमारे ऑफिस के सामने एक जूते की दुकान थी, जिसमें एक जो बाद में भाजपा के लीडर बन गए, उनकी दुकान, जूते की नहीं सॉरी, जूते की दुकान के बगल में उनकी एक दुकान थी। तो वो बार बार वहीं जाते थे, ऑफिस वहाँ था। कहने अच्छा हाँ हम पता लगाएंगे कहाँ है, तो रख लेते थे। फिर वो हफ्ते भर आता था, कुछ नहीं कुछ पता लग रहा है कहीं, मतलब इस तरह से मदद की उन्होंने। फिर वो कई दिन बाद उन्होंने कहा नहीं वो तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है, अब हमको भी नहीं पता चल रहा है, तो वो वारंट लौट गया। फिर तब आप फिल्मों में आ गए फिर? नहीं कुछ नहीं फिल्मों में, तब तक हम बॉम्बे आए थे। फिल्मों कॉस्ट्यूम डिजाइन कर रहे थे आप उमराव जान के? कुछ नहीं, वो तो फिर 80s की बात है। ये तो इमरजेंसी में कहाँ उमराव जान और कहाँ ये सब कुछ नहीं। मैं तो रेलवे स्ट्राइक में इन्वॉल्व थी उस समय। अच्छा, वहाँ पे बॉम्बे जा करके, और फिर पूरी इमरजेंसी के दौरान फिर 75 में मेरा बेटा भी पैदा हुआ, तो वो तो काफ़ी एक्टिविटीज़ तो बंद थी उस समय। कुछ छोटी मोटी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के सेमिनार टाइप की होती थी। लेकिन फिर जब 77 आया, तब मैंने एक नौकरी भी करनी शुरू कर दी, उसको छोड़ दी और फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया सीपीआईएम का। उस इलेक्शन कैंपेन में यूपी वाले बहुत हैं, तो उनके इलाकों में मतलब मीटिंग करना और फिर वहीं काम करना। पार्टी का एक कुरला नाम की जगह है, अच्छा, वहाँ रोज जाते थे, रोज वही काम करते थे। तो मैम अगर आज की बात करें तो आज के बारे में ये कहा जाता है कि भाई जो सीपीआईएम और जो कम्युनिस्ट लोग हैं, ये समाज की सच्चाई से दूर हो गए हैं, क्योंकि एक एलिट तरीके से ये काम करते हैं। समाज की सच्चाइयों से दूर नहीं हुए, समाज में बहुत बड़े परिवर्तन हो गए हैं। और जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है वो ये है कि जो हमारे देश की जनता के ऊपर, उनके जहन के ऊपर, सोच के ऊपर, जिसको हम मनुवादी विचार कहते हैं, उसकी बड़ी गहरी छाप है। और संविधान पारित हुआ उसके बावजूद, और जो संविधान पारित होने के बाद आज़ादी के पहले के दशकों में जो एक कोशिश की गई कि एक नए तरीके से लोग सोचें, नए तरीके का अध्ययन करें, इतिहास लिखा जाए, सही इतिहास, और महिला पुरुष के बीच की दूरी, ये सब सांप्रदायिकता, इन सारी चीज़ों के खिलाफ माहौल तैयार किया जाए, साइंटिफिक थिंकिंग का किया जाए, इसका कुछ प्रयास हुआ। तो इससे कुछ परिवर्तन भी आया। लेकिन मेरा ये मानना है कि चूंकि जो हमारे देश में सत्ता थी, वो तो जो पूंजीपति के प्रतिनिधि थे, जो जमींदारों के प्रतिनिधि थे, भले कांग्रेस में रहा हो या समाजवादी पार्टी में, या उनके हाथ में उन्हीं के हाथ में रही। तो उनके लिए मनुवादी विचारधारा भी एक शोषण को बनाए रखने के लिए फायदेमंद वैचारिक हथियार है। तो उन्होंने भी उसके खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ उस तरह की मौलिक लड़ाई नहीं लड़ी,
उसको समाप्त करने की। काफी हद तक उसको भी जिंदा रहने दिया और कुछ सेक्युलर विचार, कुछ जनवादी विचार भी मतलब पोषित करने का काम किया। तो डॉक्टर अंबेडकर ने ही कहा था उसके बाद, संविधान पारित होने के बाद, कि हमारे देश में जनतंत्र की जो जमीन है उसकी बहुत पतली परत है। हमारे जमीन धरती पर प्रजातंत्र की परत बहुत पतली है और उसकी जो जड़ें हैं बहुत कमजोर हैं। एक उसको वो ब्राह्मणवादी कहते थे, जातिवादी, हम उसको मनुवादी कहते हैं, क्योंकि कई और चीजें उसमें आ जाती हैं। वो सोच हावी है। जब तक उसके खिलाफ हम लोग नहीं लड़ेंगे, तो सोच के खिलाफ लड़ने भी आपको भौतिक चीजों में परिवर्तन लाना पड़ेगा ना। जब तक आप भौतिक सच्चाई में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक वो सोच भी नहीं बदली जाएगी। तो भौतिक परिवर्तन तो उस तरह का हुआ नहीं। शोषण की व्यवस्था गांवों में, शहरों में बनी रही और उस पूंजीवादी व्यवस्था ने भी उन पुराने विचारधाराओं का इस्तेमाल किया, जिस पुरुष प्रधानता जो समाया हुआ है मनुवाद में, अपने आप को मजबूत करने के लिए, तो वो बना रहा। और इसीलिए जब लोग कहते हैं कि ये भाई आप लोग समझ नहीं पाए, भाजपा इतनी ताकतवर हो गई, तो हमको याद करना चाहिए कि जो आरएसएस थी, इसने तो 1949 में ही कह दिया था कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हम तो मनुस्मृति को मानते हैं। और देश के अंदर इसके खिलाफ कोई इतना बड़ा आंदोलन या इतनी बड़ी कोई मुहिम या इतने बड़े पैमाने पर कोई नफरत नहीं पैदा हुई कि अरे ये लोग तो संविधान को ही नहीं मानते हैं, तो मनुवादी हैं, क्योंकि लोग भी मनुवादी हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उच्च जाति के लोग हैं, वो तो हैं ही काफी हद तक, लेकिन जो और भी जातियां हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि हमारे यहाँ एक विभाजित असमानता है, यानी ग्रेडेड इनइक्वालिटी है। तो एक दो हिस्सों में समाज नहीं बटा है, कई 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 हिस्सों में बटा है। और ये व्यवस्था ऐसी है जिसने हर जाति को भी बांटा है। तो हर समूह अपने से नीचे किसी समूह को रखना चाहता है और अपने से ऊपर के समूह के नजदीक पहुंचना चाहता है। ये बहुत प्रबल इच्छा है हर एक भारतीय के अंदर। और पुरुष तो महिलाओं को निचले दर्जे पे रखने ही चाहते हैं। और जो हमारे समाज में जातिवादी सोच के शिकार लोग हैं, वो तो निश्चित रूप से महिलाओं की स्वतंत्रता के विरोधी हैं, क्योंकि महिलाएं स्वतंत्र हो जाएंगी, अंतर जाति शादी करेंगी, तो फिर तो वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी ना। तो इसलिए इनके सत्ता में आने से पहले ही ऐसा नहीं है कि कोई जमीन प्रजातंत्र के खिलाफ तैयार नहीं थी, बहुत जबरदस्त जमीन तैयार थी। और अगर आप तमाम घटनाओं को देखिए कि ऑनर किलिंग के खिलाफ कोई भी सरकार एक जिसको कहना चाहिए संपूर्ण रूप के कानून को बनाने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि उनके अंदर के लोग भी अंतरजातीय शादी के विरोधी हैं, जात प्रथा को बनाए रखना चाहते हैं। वो उस कल्चर का पार्ट है। महिला आरक्षण बिल, चाहे कांग्रेस आई हो, चाहे वो ये विपक्षी जो यूनाइटेड फ्रंट टाइप की बन के आती थी, उन्होंने भी उसको पारित नहीं होने दिया, अड़ंगे हमेशा लगाते रहे। और जाति उत्पीड़न की घटनाएं समाप्त नहीं हुई। SC/ST एक्ट भी बन गया, उसके बाद भी चलती रही। दंगे भी जबरदस्त हुए 2014 से पहले भी। मतलब जो दिल्ली में सिखों के खिलाफ हुआ वो तो 84 में ही हुआ, लेकिन उसके पहले भी जो मेरठ में आप हाशिमपुरा और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, या उसके पहले आप ये मुरादाबाद के बारे में बात करते हैं, तो ये तो सब गैर भाजपाई सरकारों के समय हुए हैं ना। या फिर जब भाजपा सरकार का एक छोटा हिस्सा थी, ये संवित टाइप की सरकारें बनी, तब हुआ है। तो ये सोचना कि यही मनुवादी हैं, यही देफोर सांप्रदायिक हैं, ये गलत है। ये घनघोर रूप से मनुवादी हैं। इनकी पूरी राजनीति सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पे ही आधारित है, निर्भर है। इसके बिना इनकी राजनीति चल नहीं सकती है, क्योंकि इनका मकसद है कि किसी तरह से बिना
जाति प्रथा को समाप्त किए, बिना जाति विभाजन को समाप्त किए हिंदू समाज को वो अपने पीछे लामबंद और एकताबद्ध करके एक दूसरी व्यवस्था जो मनुस्मृति पर आधारित है, जिसको वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं, उसको बनाने का उनका लक्ष्य है। इसलिए वो सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करते हैं, अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले करते हैं और इसके माध्यम से वो हिंदू समाज को अपने पीछे एकजुट करने की पूरी कोशिश करते हैं, बिना हिंदू समाज के अंतर्विरोधों और विभाजनों को समाप्त किए। तो आप लोग, तो अब जो आप कहें कि क्या आपको, हम लोग समझ में सब कुछ आया, लेकिन एक तो ये पार्टियां पूंजीवादी पार्टियां हैं, इनको पूंजीपतियों से धन बल और हर तरह का बल मिलता है। पहले ज्यादातर पूंजीपति वर्ग और जमींदार भी कांग्रेस का समर्थन करते थे, लेकिन प्यार वो ज्यादा भाजपा से ही हमेशा करते थे। अगर आप 1948 के बाद से लगातार देखें, फिर जब ये स्वतंत्र पार्टी बनी और ये सब, ये राजा महाराजा जो बड़े फ्यूडल्स हैं और इवन ये बिरला वगैरह, ये सब हमेशा वो फाइनेंस करते थे। और फिर जब कांग्रेस के अंदर बिखराव आया और कांग्रेस की जनप्रियता काफी हद तक समाप्त होने लगी, 10 साल उन्होंने राज किया 2004 से लेकर के 14 तक, लेकिन जो उन्होंने लेफ्ट के दबाव में जनता के हित में कदम उठाए, उनको भी वो, मतलब जिसको कहना चाहिए, जैसे उनसे भी वो शर्माते थे, जैसे मनरेगा का कानून, जैसे सच्चर कमीशन की रिपोर्ट। क्रेडिट ले रहे हो? हाँ, क्रेडिट ले रहे हो आप तो उनका? नहीं, मैं क्रेडिट लेने की बात नहीं कर रही हूँ ना कि लेफ्ट के दबाव में जो काम किए, वो तो हमारे उसमें था ही। और उन्होंने कभी भी इसकी प्रशंसा नहीं की जब तक वो थे। मैं ये बात कह रही हूँ, अगर वो उन्हीं का क्रेडिट ज्यादा लेते, उनके क्रियान्वयन में ज्यादा मन लगाते, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसको लागू करने में पूरे, मतलब जिसको ईमानदारी से लगते, लेकिन इनमें उनका वर्ग हित नहीं था। आपको याद होगा मनमोहन सिंह है आजकल उनकी बहुत, जब बुश आए तो उन्होंने बुश से कहा, वी लव बुश, इंडिया लव्स बुश, जबकि उस समय अमेरिका ऑल्सो डिडंट लव बुश, यू नो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत बड़ा मौका उन्होंने नव उदारवाद को ही आगे बढ़ाने के लिए किया। और उसका पूरा फायदा एक उनसे भी ज्यादा नव उदारवादी पार्टी, जिसने उनके नव उदारवाद का विरोध किया, यानी भाजपा, उसने पूरा इसका फायदा उठाया। जो उस समय स्कैम्स वगैरह की भी बात हुई, और जो पूरा बेस था कांग्रेस का, उसको उन्होंने अपनी सांप्रदायिकता और जातिवाद के मिश्रण से अपनी तरफ खींच करके वो उन्होंने राजनीतिक सफलता मिली। और उसके बाद जो पूरा का पूरा पूंजीपति वर्ग है हमारे देश का, और विदेश के लोग भी, और जमींदार का, ये सब एक तरह से, पूरी तरह से इनके समर्थन में जुट गए हैं। बाकी जो पूंजीवादी पार्टियां, उनकी मदद वो करते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से इनकी। और अब जो मीडिया पर, चूंकि मीडिया पर कब्जा हमारे 2 बड़े घरानों ने कर लिया है, और वो 2 बड़े घराने हमारे मतलब शासकों की जेब में है, तो पूरा मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो वो लोगों को बता रहा है, वो सिर्फ वही बता रहा है जो भाजपा जनता को बताना चाहती है। तो जैसे कि आप अगर समझें कि मुझे याद है जब रोहित वेमुला का उसको संस्थागत हिंसा के शिकार बने, तो मैंने कानपुर में कुछ दलित बस्तियों में हमारी मीटिंग थी, हमने उनकी भी बात कही, तो उन लोगों ने कभी उनका नाम भी नहीं सुना था। तो उसका कारण ये है कि वो बात जो सोशल मीडिया की बात करते हैं, जो और चीजों का ध्यान देते हैं, उनको तो सबको मालूम था, उनके लिए बड़ा मुद्दा था। स्टूडेंट्स ने दिल्ली में, दलित ग्रुप्स ने दिल्ली में बड़े जुलूस वगैरह भी निकाले, लेकिन जो बड़े शहरों के बाहर जो लोग रहते हैं, उनको पता भी नहीं था कि ऐसी घटना घटी है। तो इससे मुझे पता चला कि मेन स्ट्रीम मीडिया का कितना बड़ा असर है। जब फार्मर्स मूवमेंट शुरू हुआ, तो आपको आश्चर्य होगा कि महीनों तक लोगों को मालूम ही नहीं था
कि लाखों लोग दिल्ली को घेर करके बैठे हुए हैं, जो दिल्ली से दूर हैं, जो सोशल मीडिया या ऐसे संगठनों के साथ जुड़े हुए नहीं हैं जो इनकी चर्चा करते हैं, उनको पता ही नहीं था कि ये इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो मीडिया पर इनका कब्जा है और इसका जो असर है कितना ज़बरदस्त है, ये अभी तक शायद हम लोगों के समझ में नहीं आया, क्योंकि सोशल मीडिया में भी वो घुसे हुए हैं। तो जो हर तरह का मीडिया है, हमको लगता है क्योंकि हम लोग बहुत कुछ सोशल मीडिया में जो हमें अच्छा लगता है देखते रहते हैं, और क्या वो पॉपुलर भी है। तो आप कह रहे हैं जैसे 4 लाख लोग हमको देखते हैं, लेकिन आप उनके सोशल मीडिया में फॉलोइंग देखिए, क्योंकि उसके पीछे पैसा लगा हुआ है, उसके पीछे जो बूस्टिंग की ताकत है वो लगी हुई है। तो ये तमाम चीज़ों का उन्होंने धर्म का, धार्मिक भावनाओं का, धार्मिक उन्माद का, लोगों के अंदर जो सांप्रदायिक भावनाएं दबी हुई थी उनको उभार करके, जो लोगों की जातिवादी भावनाएं हैं उनको एक तरफ उभार करके, और सब लोग जो ऊंची जात के लोग हैं वो मानते हैं कि ये रिजर्वेशन ख़त्म कर ही रहे हैं और ख़त्म कर देंगे। और फिर इसके साथ साथ जो पीड़ित जातियां हैं उनको धर्म के नाम पर उनको दूसरे धर्मों के लोगों के खिलाफ खड़ा करके कि ये तुम्हारा रिजर्वेशन ले लेंगे, जो तुम्हारे जात के लोग धर्म बदल चुके हैं, अगर इनका रिजर्वेशन हम ख़त्म कर देंगे तो तुमको ज़्यादा रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो ये काम और कोई कर नहीं सकता है, पर इनके अलावा इन तमाम कामों को कोई कर नहीं सकता है। कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है आपके लिए कहना कि आप लोग फेल हो गए, आप लोग फेल हो गए। अरे आप इतना कह रहे हो, आप बताइए आप कितने लोगों को कन्विंस कर पाए हैं? आप तो लेफ्ट नहीं है, आप हमारी तरह पूरा बुड्ढे नहीं पार्टी हो, हम थोड़ी लेफ्ट थोड़ी है। मैम वोल्टर बेंजामिन का एक कोट है कि फासिज्म इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ डिफीट ऑफ लेफ्ट विंग, क्योंकि आप लोग जो हो स्पेस को कवर नहीं कर पाए, इसलिए ये सारा का सारा हो रहा है। आप लोग हमारे ऊपर डाल करके खुश हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है। मैं कह रही हूँ अगर आपको लगता है कि जनवाद खतरे में है, तो फिर ये सिर्फ लेफ्ट का काम नहीं है उसको बचाना, ये फिर हर नागरिक का काम है उसको बचाना। और इसके लिए आपको लेफ्ट के प्रति जो आपके अंदर दुर्भावनाएं हैं उनको भी समाप्त करना पड़ेगा, उसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। आप उसके बगैर नहीं कर सकते इस बात को, ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। लोगों में दुर्भावना नहीं है, वो लोगों के अंदर फिर ठीक है बना रहे हैं तो नहीं, नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ लोगों में दुर्भावना कहाँ है? बहुत दुर्भावना है। जब फार्मर्स मूवमेंट चला था, हाँ, तो उसमें पूरा लेफ्ट वहां था। हाँ, तो वो ये कितने लोगों को मालूम है? जिनको मालूम है जो वहां थे उन्होंने अपनी भावना कुछ बदली है लेफ्ट के बारे में। जो और तमाम लोग हैं इस देश में जो पहचान की राजनीति के जबरदस्त तरीके से शिकार हैं और अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा मानते हैं, वो घनघोर तरीके से लेफ्ट के खिलाफ हैं। क्योंकि उनका घनघोर तरीके से उनको लगता है जो उनमें ईमानदार लोग हैं वो ईमानदारी से उस पॉलिटिक्स को मानते हैं, जो नहीं है उनको लगता है कि हम अगर इनके साथ चले गए तो हमारी फॉलोइंग इनके साथ चली जाएगी। ये भी है। ये तो हमको कांशीराम ने स्पष्ट पता, हमारे साथ थे पार्लियामेंट में, हमारी बड़ी दोस्ती थी क्योंकि वो भी होशियारपुर के हैं और मेरी जो दादी थी वो भी होशियारपुर की थी। वो उनकी बुक शॉप में स्टेशनरी खरीदने जाते भी थे। देखो कितने प्रिविलेज्ड हो आप, कोई ना कोई कनेक्शन हर किसी आदमी से आपका। एक हांडा, आप अगर होशियारपुर जाओगे तो हांडा बुक शॉप आज भी लोग याद करते हैं, क्योंकि एक जमाने में उसके अलावा कोई दूसरी बुक शॉप ही नहीं थी होशियारपुर में स्टेशन के पास। तो वो मेरी दादी हांडा थी। तो एक जगह है मुकेरियां, उसी वहीं की बात है, तो वो भी वहीं के हैं। अच्छा, तो क्या बताया काशीराम? नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि आप लेफ्ट के क्यों खिलाफ हो? कहने मैं लेफ्ट के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि लेफ्ट और भी ज्यादा ये जो वर्ण की पॉलिटिक्स है उसको समझे, लेकिन आप कहे कि मैं ज्वाइंट करूं, मैं क्यों ज्वाइंट करूं? मैं अपनी फॉलोइंग को क्यों आपके हवाले कर दूं? ठीक बात है। ठीक बात है तो आप कह रहे हो ना ठीक बात नहीं है। ये पॉलिटिकल जिसको कहना चाहिए संकीर्णता है ना। तो मैम वो आपके साथ आगे क्यों खड़े होते हैं जब आप खुद लोग ही मेहनत नहीं करते? अरे भाई वो बात नहीं वो कह रहे थे, ये आप क्यों कह रहे हो? मैं कह रही हूँ जो वो कह रहे थे, जो आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उन्हीं की बात कहिए ना। उन्होंने कहा अगर मैं आपके साथ ज्वाइंट कार्यक्रम करूंगा तो मेरी फॉलोइंग का बड़ा हिस्सा आपके साथ चला जाएगा, ये उन्होंने कहा। ये बिल्कुल ये उन्होंने कहा।
तो ये बात भी मैम समझने की है। एक चीज है, जब आप रिलीजन को नहीं मानते हैं, आप ब्राह्मणवाद और मनुवाद को नहीं मानते हैं, पर होता यह है कि लोग समझते हैं कि ये रिलीजन को ही नहीं मानते हैं और ये देश मैं कह तो रिलीजियस रही हूँ कंट्री कि है। जो और जिस तरह की पॉलिटिक्स करने के लिए तमाम लोग तैयार हो जाते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। मैं यही बार बार कह सकती हूँ, हम लोग जात की पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं, हम लोग धर्म की पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं, हम लोग महिला विरोधी बन करके लोगों की पॉपुलैरिटी नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग इस आजकल जो धारा है, मुख्य धारा है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। वो मुश्किल काम है, लेकिन करना पड़ेगा, किसी को तो करना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं कि जैसे अब जो चुनाव होते हैं, जैसे कि बिहार में चुनाव हुआ, उसका क्या परिणाम होने वाला मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम मुद्दों को तो लाया गया चुनाव के अंदर। इसी की लड़ाई हमारी कि मुद्दों पर लोगों के बीच में अब चर्चा होनी चाहिए। ये धर्म पर और जात पर कब तक हम लोग करते रहेंगे? और लोग भी समझ रहे हैं कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। अब आप देखिए, दो बाबा लोग अब जन नेता बन गए, वो यात्रा निकाल रहे, हजारों लोग जुट रहे हैं। अब इसमें आप कहेंगे लेफ्ट की फेलियर, लेफ्ट का क्या फेलियर इसमें भाई? हम उनके खिलाफ यात्रा नहीं निकाल सकते हैं, हम वहां उस जमीन पर नहीं जा करके उनसे लड़ सकते हैं। तो ये जो जनता के अंदर ऑलरेडी भावनाएं मौजूद हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और उन भावनाओं का विरोध हम लोग करते हैं। तो आप इनको कैसे समझाओगे फ्यूचर में? हम लोग समझाने के लिए यही करते हैं कि जो उनकी वस्तुगत स्थिति है, नंबर एक, जाति उत्पीड़न के खिलाफ हम लोग बोलते हैं, हम लोग धार्मिक उन्माद के खिलाफ बोलते हैं, और हम कहते हैं कि इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आप लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, आपकी पीड़ा को बढ़ाने के लिए, मजदूरों के अधिकारों को समाप्त करने के लिए, किसानों के अधिकारों को छीनने के लिए, जो दलित हैं उनके ऊपर अत्याचार और ज़्यादा बढ़ा करके उनके तमाम अधिकारों को समाप्त करने के लिए, यही हम समझा सकते हैं, यही बात हम कर सकते हैं। महिलाओं को यही समझा सकते हैं कि इनका जो मनुवाद है वो तो तमाम महिलाओं के अधिकारों को छीनता है। तो वो अपने महिला अधिकारों के प्रति अगर ज़रा सा भी सजग हैं, तब वो इसको सुनेंगी, समझेंगी। अगर उनके दिमाग में यही बात है कि अगर हम व्रत रखेंगे तब हमारी समस्या हल हो जाएगी, और अंतर जातीय विवाह तो बहुत ही बुरी चीज़ है, लड़कियों को नियंत्रित रखना बहुत सही है, तो फिर उसको बदलना बहुत मुश्किल काम है। You also want to ask, लेकिन हम उस काम को कर रहे हैं, उसी में जुटे हुए, और हम अपनी इन कामों के प्रति निष्ठा को बदलने वाले भी नहीं हैं, सस्ती जनप्रियता को हासिल करने के लिए। ये तो अच्छी बात है। हाँ मैम, जैसे आपने मतलब 1970s में इमरजेंसी का भी दौर देखा, आप रेलवे स्ट्राइक्स वगैरह में भी शामिल रहे, तो एक तरीके से माना जाता है कि मतलब वो एक डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, जहाँ पे एक तरीके से ऑटोक्रेटिक रूल था, डिक्टेटरशिप थी, और आज के टाइम पे एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वर्क की वर्क। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस संविधान के इस्तेमाल करके भी इस संविधान को समाप्त किया जा सकता है। उस समय जब इमरजेंसी लागू की गई तो संविधान की कुछ धाराओं को इस्तेमाल किया गया, फिर उनमें कुछ परिवर्तन करके चीज़ों को किया गया, राज्यसभा को 6 साल के लिए कर दिया गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक इस संविधान की जो एक पूंजीवादी चरित्र भी, उसको भी समझना, उसकी शॉर्टकमिंग्स को भी समझना ज़रूरी है। आज भी ये लोग जो राज कर रहे हैं वो तो संविधान के प्रति, मतलब पार्लियामेंट की ज़मीन को भी चूमते हैं, बाबा साहब की मूर्तियों पर वो भी डालते हैं, लेकिन अंदर से खोखला कर रहे हैं। ये तब भी हुआ था, लेकिन तब ये एक तो बहुत सी चीज़ें हम भूल गए हैं, जो बहुत से लोग मरे उस समय, जो ये तुर्कमान गेट हुआ, जो ये नसबंदी का पूरा कार्यक्रम चला, वो सब अब लोग भूल रहे हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने आप को जनता के बीच में फिर से, जिसको कहना चाहिए, पुनर्स्थापित करने के लिए जो एक बड़ा काम किया वो था इलेक्शन को डिक्लेयर करना। और ये बात लोग भूलेंगे नहीं। और वो उस समय अगर हम देखें तो काफ़ी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, क्योंकि वो खुद भी हार गई उस चुनाव को। तो उसकी वजह से अब लोगों को कहने का बहुत मौका मिल गया है कि वो दरअसल बुनियादी तौर पर तो थी
जनवा दी, और इसीलिए उनको भी इमरजेंसी अच्छी नहीं लगती वगैरह। अब वो अच्छी लगती थी नहीं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि कभी भी उन्होंने उसको बुरा नहीं कहा, उनके बेटे ने तो कभी भी नहीं कहा। वो शायद रहता तो पहले ये सब शुरू होने लगता, पता नहीं मुझे, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी को कभी बुरा नहीं कहा। और आरएसएस ने भी उस समय, अगर आपको याद होगा, तो उनके सरसंघचालक ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी भेजी कि हम आपके 20 पॉइंट प्रोग्राम को सहयोग देना चाहते हैं, उसको जनता के बीच में लेकर के जाना चाहते हैं, इसलिए हमको जेल से छुड़वा दीजिए, हम आपके ही कार्यक्रम को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। तो ये तमाम लोग हैं, तमाम फोर्सेस हैं, जो निश्चित रूप से संविधान को समाप्त करके इस देश को तानाशाही और उस तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। अब लोग इन चीज़ों को याद नहीं करते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। जो लोग शासक थे पहले, वो भी नहीं बार बार याद दिलाते थे। अब ये स्वयं शासक बन गए तो ये तो बिल्कुल नहीं इन चीज़ों का याद दिलाएंगे। लेकिन जो लोग ये अल्टरनेटिव मीडिया चलाते हैं, वो भी इन चीज़ों को बहुत कम लोगों के सामने लाते हैं, बहुत कम। ये जो अब इमरजेंसी के दिन 26 जून को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाए, जबकि इन्होंने खुद जेल से चिट्ठी भेजी कि हम समर्थन करते हैं आपके कार्यक्रम का, 20 सूत्री कार्यक्रम का। तो ये चीज़ें भी लोगों के बीच में, हम नहीं कहते लेफ्ट कितना कर सकता है, लेकिन जो अल्टरनेट मीडिया चला रहा है उनको इन सारी चीज़ों को भी लोगों के सामने लाना चाहिए। सिर्फ लोगों से बातचीत करना, इंटरव्यू करना, वो नहीं, बल्कि कभी भागवत से भी पूछिए कि भाई आपके लोगों ने ये क्या लिख के दिया था जेल से। और मैम, एक जैसे आपकी फैमिली आईएनए से भी जुड़ी हो, एक टाइम वो जो देशभक्ति का एक माहौल था, देशभक्ति की एक डेफिनेशन थी कि नहीं, देशभक्ति का माहौल आज भी है, लेकिन देशभक्ति की परिभाषाएं बहुत बदल गई हैं। वही तो। और इसीलिए लोगों को समझना चाहिए कि जो लोग सबको ले करके, देश के हर नागरिक को देश का वासी मान करके सबके लिए जगह बनाने वाले देश के लिए लड़ रहे थे, वही असली देशभक्त है। ओके मैम, आखिर में बस 2-3 मिनट में छोटी छोटी बात पूछ लेता हूँ मैं आपसे। कौन सी ऐसी बुक है जिसने आपका पूरा वर्ल्ड व्यू ही चेंज कर दिया है, माइंड सेट ही चेंज कर दिया? कोई 2-4 किताबें? एक तो जो मार्क्स की अर्ली राइटिंग्स है खास तौर से, जिसमें वो उसने लिखा है कि ये समझना ज़रूरी है कि पहले अपना पेट भरना ज़रूरी है, पहले भौतिक चीज़ों को समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप आर्किटेक्चर बना सकते हैं, आप कला का निर्माण कर सकते हैं। मतलब मैं बहुत भोंडे तरीके से रख रही हूँ लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक यांत्रिक भौतिकवाद को भी नहीं माना है, क्योंकि ये जो और चीज़ें, विचारधारा, कला, धर्म, ये जो सारी चीज़ें उस भौतिक सच्चाई से निकल करके मानव मस्तिष्क से बनती हैं, फिर उनका भी असर भौतिक सच्चाई पे पड़ता है, वो भौतिक सच्चाई को बदलता है। तो ये एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है, एक यांत्रिक रिश्ता नहीं। तो ये जो उनकी अर्ली राइटिंग में हमने उस समय पढ़ा, निश्चित रूप से इसने तो मेरे बिल्कुल सोच को ही बदल दिया उस समय। फिर उसके बाद अगर हम बताएं तो कई किताबें हमने पढ़ी, लेकिन हमारे जो कॉमरेड रामाश्रय थे उन्होंने हमसे कहा कि आप अगर तुम यूपी के मतलब समाज को समझना चाहती हो तो गीता प्रेस है, वहाँ से जाके रामचरितमानस लेके आओ, उसको पढ़ो। तो रामचरितमानस में अवधि के नीचे हिंदी का भी ट्रांसलेशन है। अब वो शायद बदलने वाले हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें उसमें हैं। तो मैंने उसको पढ़ा, ठीक है, कुछ कविता बढ़िया है कलात्मक तरीके से। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कैसा लग रहा है? मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये किताब तो राम और सीता की कहानी पर लिखा गया है, लेकिन इसमें हर दूसरे मतलब हर 4 चौपाइयों के बाद तो ये ब्राह्मणों की पूजा करो, उनके पैर धो, उनको गाय दो, उनको सर्वोच्च मानो, उनको सर्वश्रेष्ठ मानो, यही लिखा जा रहा है। मतलब ये किताब है किस बात की? कहले अब तुम समझ गए, मुझे कुछ नहीं बताना, ये उसी की किताब है। अच्छा। और ये बात सही है, वो बात मेरे दिमाग में भर गई। वो पूरा जो वर्ण व्यवस्था का पूरा खेल है हमारे देश में, वो फिर काफ़ी हद तक हम समझने की कोशिश करने लगे।
और फिर हमको बाद में पता चला कि कबीर और ये मतलब तुलसीदास एक ही समय के थे, सामयिक थे। और तुलसीदास ने ये जो अवधि में लिखा तो लोग इसको बड़ा प्रगतिशील मानते हैं, लेकिन उन्होंने अवधि में लिखा कबीर की काट करने के लिए। अच्छा। क्योंकि वो उस जनता को संबोधित कर रहे थे जो कबीर के मतलब इर्द गिर्द भीड़ बना करके उनकी बातों को सुनता था। ओके मैम। तो ये मतलब वहाँ से मैं कहूँगी ये भी एक बहुत हमारे ऊपर गहरी छाप रखने वाली किताब थी। और फिर एंगल्स की जो किताब है महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में, तो उसने निश्चित रूप से महिला उत्पीड़न और उसका वर्गीय उत्पीड़न के साथ संबंध और कैसे वो कितना भयानक है, कितना क्रूर है, तो उस किताब ने काफ़ी हद तक हमको ये चीज़ों को समझने की ओर बढ़ाया। ये 3 किताबें हम कहेंगे। अजीब है, अर्ली राइटिंग्स ऑफ मार्क्स, वो आई थिंक दिट्स कॉल्ड सम 18 अर्ली राइटिंग्स की जो है, यमुना आइडियोलॉजी भी कहते हैं उसको। और फिर ये रामचरितमानस और फिर ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। ओके मैम, किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ अगर आप डिनर करना चाहें तो किसके साथ करना चाहोगे? पहले वाले भी और नए वाले भी, अभी वाले भी और जो नहीं है वो? डिनर करना चाहें? हाँ, वैसे डिनर के लिए क्या पसंद होता है आपको ज्यादा? नहीं वो तो कुछ वो बात नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे भगत सिंह से अगर मिलने का मौका मिल जाए, क्योंकि इतनी कम उम्र में उन्होंने इतनी चीजों का ज्ञान अर्जित किया था, उसको सही तरीके से परिभाषित किया था। मतलब 23 साल की उम्र में तो मर गए। उन्होंने मतलब साम्यवादी सोच को भी समझा, नास्तिक भी बन गए, एक आस्थावादी परिवार में, पूरे आस्थावादी समाज में, और उन्होंने जात के उत्पीड़न को समझा, महिला उत्पीड़न को समझा, इनके खिलाफ लिखा। तो बहुत ही, मैं समझती हूँ, बहुत महान व्यक्ति था। अगर मुझे उनसे मिलने का मौका मिल जाए तो क्या पूछोगे आप उनसे? मैं पूछेंगे क्या, जब मिलेंगे तो वो मैं पूछूंगी नहीं, मैं डिस्कशन करना चाहूंगी कि भाई कैसे आपने इन सब चीजों को इतनी कम उम्र में ग्रहण कर लिया और उसके बारे में लिखा भी। ओके मैम, व्हाट डज जस्टिस मीन टू यू इन वन सेंटेंस? Justice means justice for all, otherwise there's no such thing as justice. Justice for all who are victims of injustice. अच्छा, तो ये वो वॉल्टर बेंजामिन वाली लाइन आ गई दोबारा। कौन सी? जो मैंने फासिज्म और वो उसके ऊपर की, जो फासिज्म के ऊपर जो मैंने बताई थी ना, वो तो आपने जो बताया वो नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर कोई भी उत्पीड़न बचा रहता है तो जो बाकी लोग समझते हैं कि हम लोग उत्पीड़न के शिकार नहीं है, वो बहुत बड़े भ्रम को पाल रहे हैं। मैम, कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसा मोमेंट आपके एक्टिविज्म के टाइम का जिसको याद करके अभी भी आपके फेस पे स्माइल आ जाता है? फेसबुक पे तो हम अपने बारे में कुछ लिखते हैं। फेस पे स्माइल आ जाता है, फेसबुक पे नहीं। अच्छा, कोई एक ऐसा मोमेंट, कोई एक ऐसी स्टोरी? बहुत हैं, अब किसको किसको याद करें, लेकिन अब जब आप कह रहे हैं तो एक तस्वीर मेरे सामने आ रही है। उसको ये नहीं कि मैं रोज उसको याद करती हूँ, लेकिन कानपुर में एक जूट मिल था और उस जूट मिल में पहले बहुत सारी महिला श्रमिक थी। और एक महिला श्रमिक 1947 जनवरी में उन लोगों ने, मजदूरों ने एक जुलूस निकाला था सवेतन छुट्टी के लिए। तो गोली चली थी, लोग कहते हैं अंग्रेज़ों का ज़माना था, लेकिन यूपी में कांग्रेस की सरकार थी और 3 मजदूर शहीद हुए थे, उनमें एक महिला मजदूर भी थी। तो वो तो एक हमारे दिमाग में बात थी, लेकिन जब तक मैं जूट मिल की यूनियन में काम करने लगी, मतलब दिस मस्ट हैव बीन 70s की बात है ये, तो एक थोड़ी सी महिलाएं रह गई थी। अच्छा, एक महिला थी, उसका नाम था रामरती, वो विडो थी। तो वो ब्लाउज भी नहीं पहनती थी, केवल एक वाइट साड़ी पहनती थी। और वो अपने आप को भक्तिन भी कहती थी, वो पूरी तरह से वेजिटेरियन थी दलित समाज की। लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मालिक के खिलाफ और यूनियन के साथ थी, ज़बरदस्त। और मुझे आज भी याद है कि बड़ी स्ट्राइक हुई थी जिस समय कॉमरेड रामासे का देहांत भी हुआ उस समय।
और मजदूर को स्ट्राइक तोड़ने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा था, तो वो कुछ जाते थे छिप छिप पे काम कर। तो ये अपने छोटे से कमरे के दरवाजे में अपनी फुकनी लेके खड़ी होती थी और भयानक गालियां देती थी। और वो सब कहते थे अरे अम्मा कहले अबे तो हम गाली दे रहे हैं, यहाँ आए तो फुकनी से खुपड़ी तोड़ दे बे। तो मैं कभी उसको मतलब जो हम कहते हैं एक वर्गीय चरित्र, एक मजदूर वर्ग के योद्धा का चरित्र, एक क्लास स्ट्रगल की तस्वीर जो एक महिला है, वो निश्चित रूप से मेरे जहन में एक जबरदस्त छाप उसने छोड़ी हुई है। ओके, आखिरी सवाल मैम, भारतीय जनता पार्टी को आप कैसे देखते हैं? अरे उसके जवाब देने की क्या जरूरत, वो एक मनुवादी पार्टी है, आरएसएस द्वारा संचालित है और वो इस देश में घनघोर तरीके से मनुवाद को ही लागू करना चाहती है, मनुस्मृति को ही लागू करना चाहती है। और मनुस्मृति में लोग समझते हैं कि केवल वो दलितों और महिलाओं के खिलाफ है, नहीं, उसमें म्लेच्छों के खिलाफ भी बातें कही गई हैं जो कि मतलब हिंदू धर्म से बाहर हैं। और उसमें जो मालिक वर्ग है, जो साधन का मालिक है, उसकी मुंह पर पट्टी बांध करके सेवा की बात भी मनुस्मृति में शामिल है। तो ये उसी तरह के समाज में, आज के समाज में उस तरह की व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करना चाहते हैं, जहां सारे अधिकार एक तरफ तो चंद पूंजीपतियों के हाथ में होंगे जिनको देश के सारे संसाधन सौंप दिए जाएंगे, पर्यावरण का भी नाश कर दिया जाएगा और जो जातिगत भेदभाव है वो और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। जो महिलाएं हैं उनको निराधिकार, अधिकार विहीन बना दिया जाएगा और जो इस देश के अल्पसंख्यक हैं उनको तो नागरिकता का दर्जा ही फिर नहीं मिलेगा, रहेगा उनका। ओके मैम, थैंक यू सो मच। कट।